हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए 20 टॉप मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो आपके लिए रीट, पटवार, बीएसटीसी, पीटीईटी, आरपीएससी से संबंधित जो भी परीक्षाएं उन सभी में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन। इनमें से अगर आपने जो पीटीईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इनमें से 10 क्वेश्चन अवश्य कहीं ना किसी एग्जाम में अवश्य आने वाले हैं, और ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। इनका जो संबंध है वो हर किसी ना किसी एग्जाम में बार बार आने का है, यानी इनको बार बार रिपीट करती है आरपीएससी, इसीलिए इन टॉप 20 क्वेश्चनों को हम आपके लिए लेकर के आए। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है गौड़वाड़ प्रदेश का संबंध किस क्षेत्र से है। यानी जो गौड़वाड़ प्रदेश है उसका संबंध किस क्षेत्र से, ये बताना है। बनास बेसिन से, घग्गर बेसिन, लूनी बेसिन, माही बेसिन। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा ये बताना है। देखिए, बनास बेसिन, घग्गर बेसिन, लूनी या जवाई बेसिन, माही बेसिन। तो गौड़वाड़ जो प्रदेश है वो तुम्हारा लूनी नदी के और जवाई नदी का जो बेसिन है उसका होता है। तो गौड़वाड़ प्रदेश का संबंध किससे? लूनी और जवाई बेसिन से। किससे हो जाएगा? लूनी और जवाई बेसिन से। तो गौड़वाड़ प्रदेश का संबंध किससे है? लूनी और जवाई बेसिन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये बताना है। यानी CWG जलवायु कौन से जिले में पाई जाती है? भरतपुर, बांसवाड़ा, सीकर, हनुमानगढ़। इनमें से बताना है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस जिले में CWG जलवायु पाई जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा भरतपुर। कौन सा हो जाएगा? भरतपुर। क्योंकि कोपेन ने जो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है वो कितने भागों में किया है? 4 भागों में। कितने भागों में किया है? 4 भागों में किया है। तो उसने जो जलवायु के प्रकार बताए, पश्चिमी जो क्षेत्र की जलवायु है BWHW, एक BSHW, CWG और AW। ये चलो 4 जलवायु के प्रकार बताएं। जो BWHW है वो पश्चिमी क्षेत्र की, यानी जैसलमेर वगैरह का क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाई जाती है, जो शुष्क क्षेत्र की है। ये BSHW जो जलवायु है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है राजस्थान का, उसमें पाई जाती है। CWG पूर्वी जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, उसमें पाई जाती है। और AWG जो क्षेत्र है वो दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो आ जाता है, निम्न में से कौन सा जिला बागड़ प्रदेश का हिस्सा है। यानी बागड़ जो प्रदेश है उसमें से कौन सा जिला आता है ये बताना है। प्रतापगढ़, B झुंझुनू, C बीकानेर, D जोधपुर। तो देखिए, जो बागड़ प्रदेश है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में किधर पड़ता है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में पड़ता है। और दक्षिणी भाग जो है हमारा वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और प्रतापगढ़
ये क्षेत्र आते हैं। तो देखिए हमारा इसमें झुंझुनू, बीकानेर, जोधपुर, ये तीनों के तीनों नहीं होंगे, क्योंकि ये किस क्षेत्र में आ जाते हैं, हमारे उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के भाग हैं। तो हमारा जो बागड़ जो प्रदेश है वो किस, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे प्यारे साथियों? तो हमारा हो जाएगा इसका आंसर प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? प्रतापगढ़। तो बागड़ प्रदेश का हिस्सा कौन सा है? प्रतापगढ़ है। मुख्य रूप से अगर बात करें तो डूंगरपुर, और बांसवाड़ा, ये आते हैं बागड़ क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि प्रतापगढ़ उससे लगा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इस ऑप्शन के अनुसार प्रतापगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। यही अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में राजस्थान के कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है, ये बताना है। देखिए कृषि जलवायु खंडों की जो बात की जाए राजस्थान में, तो वो कितने 10 जलवायु उपखंड में बांटा गया है। कितने जलवायु उपखंड में बांटा गया है? 10। तो राजस्थान 10 जलवायु उपखंड है। तो उनमें से आपको ये बताना कि इनमें अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि क्षेत्र, यानी अर्ध शुष्क जो पूर्वी मैदानी कृषि क्षेत्र है उसके अंतर्गत कौन सा शामिल होता है, ये बताना है। ए जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा। बी डूंगरपुर, बांसवाड़ा। सी उदयपुर, भीलवाड़ा। और डी अलवर, भरतपुर, धौलपुर। तो ये देखना है मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा। देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये नहीं होंगे, उदयपुर और भीलवाड़ा ये भी नहीं होंगे, क्योंकि इनका संबंध पूर्वी क्षेत्र से नहीं है। तो ये दोनों हमारे यहाँ से हट जाते हैं। अब आते हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये अर्ध शुष्क की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों? तो देखिए तो दो ऑप्शन पर आते हैं हम, दोनों में से एक का आंसर हो जाएगा इसका ए। क्या आंसर हो जाएगा? ए, क्योंकि जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड के अंतर्गत आते हैं, ना कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर। ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, पूर्वी मैदानी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और अर्ध शुष्क की बात की है तो अर्ध शुष्क जो जलवायु पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो अजमेर, जयपुर, टोंक और अजमेर का जो हिस्सा है वो इसी के अंतर्गत आता है, अर्ध शुष्क पूर्वी जलवायु मैदानी कृषि उपखंड के अंतर्गत। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? ए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? यह अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है, यानी जो दो राज्यों के मध्य जो सीमा रेखा बनाती है उसको अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। ए माई, बी चंबल, सी बेड़च, डी बनास। तो देखिए हमारी माई नदी ये तुम्हारी राजस्थान के दक्षिणी भाग में बहुत बांसवाड़ा में बहकर के डूंगरपुर को होती हुई और बाद में माई की तरफ लौट जाती है। बेड़च नदी ये राजस्थान के आंतरिक अंदर बहने वाली नदी है। बनास नदी भी राजस्थान के अंदर बहने वाली नदी है, तो ये इसके आंसर नहीं होंगे दोनों। तो चंबल नदी है वो चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करके धौलपुर के साथ सीमा रेखा, धौलपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश के साथ और मध्य प्रदेश का सीमा रेखा बनाती हुई निकल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? चंबल। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों इसका आंसर? तो चंबल नदी है जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। तो इसका आंसर होगा बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, मोटा कण नमी धारण की क्षमता बाजरा, मोट और मूंग की फसल के लिए उपयुक्त यह किस मिट्टी की विशेषता है? यही नमी धारण मोटा कण होता है, नमी धारण की क्षमता पाई जाती है, यानी नमी को सोख सकती है, रख सकती है अपने साथ।
जिसमें बाजरा, मोठ और मूंग की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ये किस मिट्टी की विशेषता है, ये बताना है। तो देखिए, रेतीली बलुई मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, मिश्रित और काली मिट्टी, लवणीय मिट्टी। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखिए, मोटा कण रेतीली बलुई मिट्टी की विशेषता नमी धारण की क्षमता भी होती है। बाजरा और मोठ और मूंग की फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली जो मिट्टी है वो कौन सी है? रेतीली बलुई मिट्टी मानी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, टोटम, तदबी, झूमती, हाथी बिंडो, पाल, भगत जैसी शब्दावलियों का संबंध किस जनजाति से है, ये पता करना है हमको। देखिए, कुछ शब्द तो ऐसे हमको याद आ दिख रहे होंगे, जैसे टोटम है, पाल है, भगत है। ये तीन शब्द ऐसे हमको नजर आ रहे हैं जो हमने पढ़े होंगे किसी ना किसी जनजाति के अंतर्गत। देखिए, टोटम क्या होता है? परिवार। टोटम किसे कहा जाता है? परिवार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? परिवार को कहा जाता है। पाल गांव या नगला को कहा जाता है। भगत उसके जो मुखिया होते हैं उनको कहा जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब इसका आंसर हमको निकालना है। देखिए कौन सा होगा? ए भील, बी मीरा, सी ग्रासिया और डी सहरिया। तो देखिए, भील जनजाति का जो परिवार होता है उसको टोटम कहा जाता है, और भील जनजाति के जो गांव होते हैं उनको क्या कहते हैं? गांव को पाल। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? भील। क्या हो जाएगा? भील जनजाति। तो ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो भील जनजाति से संबंधित शब्दावलियां हैं टोटम, पदवी, झूमटी, हाथी बिंडो, तो देखिए, परिवार को क्या कहते हैं? टोटम कहते हैं भील जनजाति के परिवार को, और पाल गांव को कहा जाता है, और भगत उसके मुखिया को कहा जाता है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, गलत युग्म का चयन कीजिए। यानी गलत मिलाना कि इनमें कौन सा मिलान नहीं है, कौन सा गलत है, ये चयन करना है। एक तरफ है मार्बल की किस्म, दूसरी तरफ प्राप्ति स्थल। यानी मार्बल कहाँ से पाई जाती है? तो लाल जो मार्बल कहते हैं, या पत्थर कह सकते हैं इसको, या संगमरमर कह सकते हैं। देखिए, लाल मार्बल यानी जो लाल पत्थर है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? धौलपुर का प्रसिद्ध है। ये सही है। ये पीला मार्बल आ रहा है यहाँ पर, तो ये कहाँ का है? चूरू का नहीं है। कहाँ का नहीं है? चूरू का नहीं है। ये कहाँ का है? जैसलमेर। पीला पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। सतरंगी जो मार्बल है खांदरा पाली में पाया जाता है, ये भी सही है। सुनहरा मार्बल डुनकुर चूरू में पाया जाता है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही हैं। तो असंगत कौन सा होगा हमारे प्यारे साथियों? बी। कौन सा हो जाएगा? बी। पीला मार्बल जैसलमेर, ना कि चूरू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किया गया है? यानी ऐसा राजस्थान का कौन सा ताप विद्युत संयंत्र है जिसकी स्थापना निजी क्षेत्र द्वारा की गई है, ये बताना है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ए में जालिप्पा कपूरी, बी गिरिल ताप विद्युत परियोजना, सी छबड़ा सुपर थर्मल पावर परियोजना, डी सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना। तो इनमें से बताना है कौन सा निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किया गया है। तो देखिए, गिरिल ताप विद्युत परियोजना है, छबड़ा परियोजना है, सूरतगढ़ परियोजना है। ये क्या है? सम्मिलित उपक्रम है, यानी संयुक्त उपक्रम है। यानी इनकी स्थापना किसी निजी क्षेत्र में नहीं की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निजी क्षेत्र में स्थापित पूछा है इसने, तो इसका आंसर हो जाएगा जालिप्पा कपोड़ी ए। क्या हो जाएगा? जालिप्पा कपोड़ी ए। क्यों? ये निजी क्षेत्र का ताप विद्युत संयंत्र है, और जो सभी हैं वो संयुक्त परियोजना है।
इनमें किसी न किसी देश के सहयोग से इनको स्थापित किया गया है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से खनिज लघु खनिज की श्रेणी में आते हैं। ये बताना कि लघु खनिज, छोटे खनिजों की श्रेणी में आने वाले खनिज राजस्थान के कौन से हैं, ये पूछना है। तो देखिए ए बाल क्ले, फायर क्ले, पायरोफाइलाइट, उपयुक्त सभी। तो देखिए ये तीनों के तीनों ही लघु खनिज की श्रेणी में आने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी, तो डी आंसर हो गया मेरे प्यारे साथियों इसका। तो ये सभी खनिज लघु खनिज की श्रेणी में आने वाले खनिज है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेलवे की छोटी लाइन नैरो गेज राजस्थान के किस जिले में है। यानी छोटी लाइन, रेलवे की जो छोटी लाइन है वो राजस्थान के कौन से जिले में बिछाई गई है, ये बताना है। नैरो गेज जिसकी 1 मीटर से कम भी, जिनकी पटरियों के मध्य 1 मीटर से कम चौड़ाई पाई जाती है। देखिए ए अलवर, बी धौलपुर, सी डूंगरपुर, डी उदयपुर। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो धौलपुर जिले में मीटर गेज, नैरो गेज, ये दो प्रकार की पटरियां बिछाई जाती हैं। जिनके मध्य की दूरी 1 मीटर होती है उसको मीटर गेज कहते हैं, और जिनके मध्य की जो दूरी है, रेल लाइनों के मध्य की दूरी वो 1 मीटर से कम होती है उसको नैरो गेज कहते हैं। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जहाँ पर नैरो गेज जो छोटी लाइन बिछाई गई है वो कौन सा है, धौलपुर। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, धौलपुर। तो इसका आंसर क्या है हमारा, बी है। कौन सा होगा, बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विश्व का ज्ञात एकमात्र भवन या इमारत, विश्व का ज्ञात एकमात्र भवन या इमारत जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र पुष्प नक्षत्र में हुआ। यानी एक ही नक्षत्र के अंतर्गत जिसका निर्माण किया गया था, पुष्य नक्षत्र। तो वो कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, ए स्वराड़ा की हवेली चूरू, बी पुष्प हवेली जोधपुर, सी ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू, डी देवता श्रीधर की हवेली कोटा। तो इन चारों में से बताना है मेरे प्यारे साथियों कौन सा आंसर होगा इसका। एक ही पुष्य नक्षत्र में जिसका निर्माण किया गया था वो कौन सा है, देखिए मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी, पुष्प हवेली जोधपुर, जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र के अंतर्गत हुआ था। तो देखिए हमको यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन भी कर लें, सुराड़ा की हवेली कहाँ पड़ती है, चूरू। कहाँ है, चूरू में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ईश्वरदास मोदी की हवेली का संबंध कहाँ से है, झुंझुनू से है। श्रीधर देवता की हवेली कहाँ पाई जाती है, कोटा में पाई जाती है। ये तो 3 क्वेश्चन और यहाँ से भी बन जाते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई। यानी राजस्थान की राज्य सड़क नीति की घोषणा कौन से वर्ष की गई थी, ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, 1924, 1994, 1998, 2001। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। राजस्थान की राज्य सड़क नीति की घोषणा कब की गई थी मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 1994। 1994 में राजस्थान राज्य की सड़क नीति की घोषणा की गई थी। देखिए 14वां क्वेश्चन है हमारा, रैड नामक सभ्यता स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। यही राजस्थान की टाटा नगरी, रैड को राजस्थान की टाटा नगरी भी कहा जाता है। जो रेड को राजस्थान क्या कहा जाता है, टाटा नगरी। तो ये कहाँ पड़ती है, देखिए ए करौली, बी टोंक, सी सीकर, डी सिरोही। तो रेड जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ
पाया जाता है? किस जिले में स्थित है? टोंक। कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है। और टोंक को राजस्थान की टाटा नगरी भी कहा जाता है। जो रेड है टोंक में स्थित, उसको राजस्थान की टाटा नगरी कहा जाता है। यहाँ से प्राचीन काल के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक मात्रा में सिक्के प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसको राजस्थान की टाटा नगरी के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, बाबर द्वारा किस युद्ध को जिहाद घोषित किया गया एवं स्वयं शराब न पी पाने की प्रतिज्ञा ली थी? यानी बाबर ने किस युद्ध में जिहाद घोषित किया, यानी बाबर ने किस युद्ध को जिहाद घोषित किया था और स्वयं ने शराब ना पीने की प्रतिज्ञा भी ली थी, ये बताना है। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध हैं ए चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो देखिए सभी युद्धों को देख लेते हैं हम। चंदेरी का, खानवा का सबसे पहले हुआ था बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध बाबर ने लड़ा था। कब लड़ा था? देखिए बयाना का जो युद्ध है वो हुआ था हमारा 1527 ईस्वी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध 1528 ईस्वी और चंदेरी का युद्ध 1529 ईस्वी। तो ये 4 युद्ध लड़े थे बाबर ने। इन चारों युद्धों में से बाबर ने स्वयं शराब ना पीने की प्रतिज्ञा ली और जिहाद घोषित किया था स्वयं को। तो ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? स्वयं शराब ना पीने की प्रतिज्ञा ली, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों खानवा का युद्ध। क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध। जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, मार्च 1527। तो इसमें बाबर ने स्वयं को युद्ध को जिहाद घोषित किया और स्वयं शराब ना पीने की प्रतिज्ञा ली थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के समय चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ? यानी चित्तौड़ का दूसरा शाखा पूछा है यहाँ पर। पहला शाखा कब हुआ था? चित्तौड़ का 1303 ईस्वी। कब हुआ था? 1303 ईस्वी में, जब औरंगजेब ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय हुआ था रतन सिंह के समय। किसके समय हुआ था? रतन सिंह। पद्मिनी और रतन सिंह का जो संबंध है उसी के लिए 1303 में प्रथम शाखा हुआ था। कौन सा? प्रथम। अब यहाँ पर बात की गई है द्वितीय शाखा की, ये बताना है आपको मेरे प्यारे साथियों। चित्तौड़ का दूसरा शाखा किसके समय हुआ? राणा सांगा, राणा कुंभा, विक्रमादित्य, राणा लाखा। तो देखिए चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा है वो कब हुआ था? 1535 ईस्वी में। 1534 और 35 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था, मध्य में लगभग। तो 1534 और 35 ईस्वी के मध्य जो शाखा हुआ था वो कौन सा हो जाता है? दूसरा शाखा। तो इस समय चित्तौड़ के जो शासक थे वो कौन थे? महाराणा विक्रमादित्य। कौन थे? महाराणा विक्रमादित्य। तो इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार देखिए विक्रमादित्य कौन से ऑप्शन में है? सी। किसमें है? सी। तो विक्रमादित्य हो जाएगा। विक्रमादित्य के समय चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था 1534 35 ईस्वी। 1534 और 35। देखिए अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किस मंदिर को चार भुजा मंदिर कहा है? यह चार भुजाओं का मंदिर या चार भुजा देवता का मंदिर के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो कौन सा मंदिर है ये बताना है। ए गंगरार का सूर्य मंदिर, बी झालरापाटन का सूर्य मंदिर, सी ब्राह्मण स्वामी का सूर्य मंदिर, डी ओसिया का सूर्य मंदिर। तो कर्नल जेम्स टोड ने जो चार भुजा का मंदिर कहा है वो कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा?
ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बी। झालरापाटन का जो सूर्य मंदिर है उसको ही कर्नल जेम्स टोड ने 4 भुजा का मंदिर नाम दिया था। देखिए 18वां क्वेश्चन है, बड़ोपल बौद्ध स्थल का संबंध किस जिले से है? बड़ोपल जो बौद्ध स्थल है राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है ये बताना है। ए चित्तौड़, बी हनुमानगढ़, सी बारा, डी नागौर। मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हनुमानगढ़। क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। बड़ोपल जो बौद्ध स्थल है वो हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है? हनुमानगढ़ में। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, मछली नृत्य किस नृत्य का उपहास शाखा है? उपहास नहीं है यहाँ पर, ये गलत लिखा है। यहाँ पर शाखा या उपखंड है, यानी किसकी उपशाखा है या किसका उपखंड है ये पूछा गया है। यहाँ से यहाँ पर गलत लग गया है पेंटिंग में, तो शाखा आ रहा है शब्द, इससे समझ लीजिए। मछली नृत्य किस नृत्य का भाग है, यानी उप भाग है। किस नृत्य का भाग है ये बताना है। तो देखिए ए लूर, बी घूमर, सी कूद, डी रतवाई। देखिए जो मछली नृत्य है वो किस जनजाति द्वारा किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो मछली नृत्य किया जाता है भील जनजाति द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा। तो देखिए रतवाई नृत्य मेव जाति का है, बाल और कूद नृत्य किस जनजाति का है? सहरिया। लूर नृत्य ग्रासिया। तो देखिए इसमें कौन सा बचा? घूमर। कौन सा बचेगा ऑप्शन के अनुसार? तो देखिए मछली नृत्य किसका भाग हो गया? भील जनजाति का नृत्य। मछली नृत्य किसका है? भील जनजाति का। तो ऑप्शन में क्या आंसर है इसका? घूमर। तो मछली नृत्य किसका भाग है? घूमर नृत्य का भाग है। और किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये घूमर नृत्य का भाग माना जाता है। देखिए अंतिम और 20वां क्वेश्चन है हमारा, नीमूचाड़ा हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? नीमूचाड़ा जो हत्याकांड की घटना है वो कब हुआ था ये बताना है। 1920, बी 1925, सी 1931, डी 1933। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? नीमूचाड़ा हत्याकांड कब वो घटित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों बी 1925। और नीमूचाड़ा जो स्थल है वो कहाँ पड़ता है? राजस्थान के अलवर जिले में। कहाँ पड़ता है? अलवर जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है? अलवर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बनाए रखें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साहब।